हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएन साइंस कस्टमर में। मैं रॉबिन खंडेलवाल, आपका फिजिक्स का सर। तो बच्चों, आज हम अपनी फिजिक्स की क्लास शुरू करेंगे। आज अपनी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और जब तक आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होती है तो हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो और आप टॉपिक वाइज टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है अब हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। विद न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड, ये सब हमें पूरा करना है। तो आपको साथ साथ पढ़ना है। जो भी टॉपिक आपका हो जाता है, ठीक है, जो भी क्लास आप ले लेते हो उसको आपको तैयार भी करना है घर पे, ठीक है। अच्छे से उसको हमें पढ़ना है और क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ करने हैं। क्लियर है ना? तो शुरू करते हैं। देखो तो बच्चों, 12th क्लास, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके 12th क्लास में 9 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स है? 9 यूनिट्स। क्लियर है बच्चों? तो ऑब्वियसली हम यूनिट फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। पहली यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट, ठीक है बच्चों। यूनिट फर्स्ट में आपके 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको बोल सकते हैं। यह आपका पहला चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है आपका ये, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है बच्चों। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना आपको? क्लियर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, चेक कर लेता हूं। विजिबिलिटी ठीक है, लाइट ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका जो है वो विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र है बच्चों। और जो चैप्टर नंबर सेकंड आपका है एनसीईआरटी के हिसाब से, पहली यूनिट में जो सेकंड चैप्टर है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी के हिसाब से हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, टोटल हमारे पास 9 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसको भी मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड चैप्टर रहने वाला है। क्लियर है? ओके। तो अब देखो, पहले जब हमारा आरबीएससी का सिलेबस चलता था तो वहाँ 10 यूनिट हुआ करती थी। तो पहले यूनिट में वहाँ 4 चैप्टर हुआ करते थे, ठीक है। अब थोड़ा चैप्टर्स को मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो अब हमारे 2 चैप्टर हैं। और जो पहली यूनिट का, अगर इसको हम टोटली जिस फिजिक्स की जिस ब्रांच में इनको स्टडी करते हैं, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में इनको हम पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को जिनमें हम पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच का नाम होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम शुरू करेंगे, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र।
ठीक है बच्चों, तो वी हैव चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? पहला चैप्टर बिल्कुल आपको नाम क्लियर हो गया, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं हम अपनी पढ़ाई। तो बच्चों, जो मैंने अभी बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमें पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसको हमने हिंदी में क्या नाम दे दिया? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहली बात तो ये है कि हम इसमें पढ़ते क्या है, क्योंकि फिजिक्स तो बहुत सारा है जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। ठीक है, 11वीं क्लास की हम बात करें तो 11वीं क्लास में हमने ज़्यादातर जिसके हम आसपास घूमे हैं, जो भी हमने फिनोमिनास पढ़े हैं, जो भी हमने लॉज पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, वो हमने द्रव्यमान की बात करी है। 11वीं क्लास में हमने द्रव्यमान की बात करी, चाहे हमने संवेग पढ़ा, चाहे हमने वर्क पढ़ा, चाहे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी, चाहे हमने टक्कर पढ़ी। ठीक है, तो ज़्यादातर सभी फिनोमिनास में हमने वहाँ द्रव्यमान को काम लिया था। द्रव्यमान एक गुणधर्म है, द्रव्यमान पदार्थ का क्या है? एक गुणधर्म है, जिसके कारण जो पदार्थ है वो जगह घेरता है, स्थान घेरता है। तो अब 12वीं क्लास में हम इस स्थिर वैद्युतिकी में क्या पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते क्या है उसकी बात करें। तो स्थिर वैद्युतिकी बच्चों देखो, एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? चलो मैं लिख देता हूं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में बात कर रहा हूं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, ठीक है, थोड़ा हम इसको डिफाइन करें स्थिर वैद्युतिकी को। एक तरीके से हमारा हेडिंग हो गया स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका ये। ओके, तो देखो वैसे तो हम पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम किसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों, एवं उनके मध्य है, उनके किनके? आवेशों के मध्य है, उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का, म्यूचुअल इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये एक शाखा क्या कहलाती है बच्चों? ये स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है स्थिर वैद्युतिकी की। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप हेडिंग डाल के स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। डेफिनेशन इसकी जो है स्थिर वैद्युतिकी की क्या है, तो इससे हम समझ में आ जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों, ठीक है, स्थिर आवेश यानी आवेश गतिशील भी हो सकता है, लेकिन उसको अपन किसी अलग शाखा में पढ़ते हैं। ठीक है, स्थिर आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का, अन्योन्य क्रिया आपस में जो क्रिया होती हैं, जैसे दो कण हैं, उनके पास द्रव्यमान है, ये हमने पढ़ा है 11वीं क्लास में। सपोज करो ये हमारे पास में पार्टिकल है, मान लो इसका द्रव्यमान कितना है
इसका मास, इसका द्रव्यमान m1 है, ये हमारा कोई सेकंड पार्टिकल है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका पार्टिकल का जो मास m2 है। सपोज करो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स स्मॉल r, तो दोनों द्रव्यमानों के बीच में दूरी r है। तो अब हमें पता है कि इनके बीच में फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। वो कितना लगता है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, बाय न्यूटन्स लॉ, बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में हमने इसको पढ़ा था, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में हमने इसको स्टडी किया था कि दो कण हमारे पास हो तो हमें फोर्स लग रहा है। तो अब ये जो फोर्स लगा, ये जो बल लगा, वो किसके परिणाम स्वरूप लगा? ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि फोर्स लगा, तो इनके बीच में क्या होता है? म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। क्या होती है इनके बीच में? हिंदी में अगर बोले अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, आकर्षण हो रहा है, कुछ प्रभाव हो रहा है, तो आकर्षण के कारण फोर्स लग रहा है। तो हम पढ़ चुके हैं जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया हमारी कि जिसमें हम स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो ये बात क्लियर है? ओके, तो बच्चों हमें यहाँ स्टडी करना है आवेश को, चार्ज को हमें पढ़ना है, आवेश को हमें पढ़ना है। तो समझते हैं इसको। देखो पहली क्लास है तो थोड़ा अपन को थोड़ा इंट्रोड्यूस ही मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसको हम डिटेल में पहली क्लास में नहीं कर रहे स्टडी। तो थोड़ा सा हम एक बिल्कुल सिंपल चीज़ें हम इससे पढ़ रहे हैं, ऐसे इंट्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो मैं आवेश की बात करता हूँ। ठीक है, हमें लिख लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है? ओके, वैसे आपको PDF सबको मिल जाएगी। ओके, तो बच्चों देखो, अगर हम समझें आवेश को, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। देखो जिसको लिखना होगा उसको मैं आपको बता दूंगा, तो आप ध्यान रखें। और वैसे आप रफ में जो मैं अगर समझा रहा हूँ कोई चीज़, वो भी आप लिख सकते हैं। जो लिखना होगा वो मैं प्रॉपरली आपको पता लग जाएगा कि इसे हमें लिखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, विद्युत आवेश की बात हम करें, तो सबसे पहली बात ये है कि मतलब आवेश जो कंसेप्ट है, मतलब आवेश नाम का जो एक क्या है, मतलब ये कौन है आवेश, ये दिमाग में कैसे आया, ये साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे आया कि भाई आवेश भी कुछ है। क्या है आवेश, चार्ज क्या है, उसके बारे में बात करें। आवेश का आइडिया हमें कहाँ से मिला, उसके बारे में बात करें। देखो हमें पता है बच्चों, हमारे जो पदार्थ है, जो मैटर होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो बहुत सारे कण हमारे पास हैं, बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कणों की हम खोज कर चुके हैं, बहुत सारे कण हमारी प्रकृति में उपलब्ध हैं, और उनमें से बहुत कम जो पार्टिकल हमारे पास हैं, इसे अपन एलिमेंट्री पार्टिकल हम बोलते हैं, एक मूलभूत कण हम बोलते हैं। उसको हम थोड़ा सा देखें तो आपको पता है, वैसे तो बहुत सारे कण हमारे पास हैं, लेकिन जो मूल कण है, आवेश को हम समझने की कोशिश करें, मूल कण जो होते हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। तो बिल्कुल सबको पता है कि पदार्थ जो है, परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में 3 मूलभूत कण, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ ईच एटम आर। 3 मूलभूत कण कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे सर एक तो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थॉमसन, जे थॉमसन। दूसरा को पता है बच्चों, प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने? गोल्स्टिन। ओके, थर्ड नंबर हमें पता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। क्लियर है ना? थॉमसन ने बताया, गोल्स्टिन ने खोज की, जेम्स चैडविक ने खोज की।
तो बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, these have three particles which we have in each atom. तीन तरह के कण हमारे पास हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास में हमने द्रव्यमान की बात करी है, तो इन सब में द्रव्यमान है, इन सभी कणों में, मूल कण की मैं बात कर रहा हूँ, इन सभी कणों में क्या है, द्रव्यमान है। जैसे आपको पता है, ओके, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.10940 into 10 to power -31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। आप बोलते हैं इसको हम थोड़ा सा कि 9.1 गुणा 10 की पावर 10 की घात -31 किलोग्राम, 9.10940 into 10 raised to the power -31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो ये कितना होता है, 1.67262 into 10 raised to the power -27 kg, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। 1.67262 into 10 to the power -27 kg। और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67493 into 10 raised to the power -27 kg। क्लियर है, ये हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। सेकंड जो मैंने लिखा है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, और जो मैंने थर्ड लिखा है आपके सामने वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। तीनों में द्रव्यमान है, क्लियर है। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक कण अपने द्रव्यमान के कारण हर दूसरे कण को जिसमें द्रव्यमान है वो उसको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट ड्यू टू मास। कोई भी कण है, द्रव्यमान वाला जो कोई भी कण है वो दूसरे द्रव्यमान वाले कण को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। किससे बोल रहा हूं मैं इसको, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान है, बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉन अगर रखा हुआ है, सपोज करो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया, कोई डिस्टेंस इसके बीच में है, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, ME, तो ये अट्रैक्ट करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी द्रव्यमान है, इसके पास भी द्रव्यमान है, दो इलेक्ट्रॉन है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये अट्रैक्ट करना चाहिए। किस फोर्स से, कितने फोर्स से, F = Gm1m2/r²। अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या लगना चाहिए, आकर्षण बल लगना चाहिए। ऐसे बच्चों जो हमारे पास प्रोटॉन है, सपोज करो प्रोटॉन है, इसको मैंने +E लिख दिया, ये प्रोटॉन है मान लो +E, इसके बीच में डिस्टेंस है, तो अगर ये मान लो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगना चाहिए, आकर्षण बल लगना चाहिए। यानी एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को आकर्षित करना चाहिए, किस वाले फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वीय बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। एक इलेक्ट्रॉन अपने द्रव्यमान के कारण दूसरे इलेक्ट्रॉन को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करना चाहिए। ऐसे एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को, यानी दोनों प्रोटॉनों के बीच में या दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा बल लगना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल लगना चाहिए, आकर्षण बल लगना चाहिए, ठीक है। और चलो हम न्यूट्रॉन की बात करें, ये न्यूट्रॉन हमारे पास है, मान लो इसको मैं N लिख देता हूँ। तो न्यूट्रॉन के पास तो केवल द्रव्यमान ही होता है, आपको पता है न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है तो इसके बीच में तो आकर्षण बल ही लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, पता है ना। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल लगना चाहिए, दो प्रोटॉनों के बीच में आकर्षण बल लगना चाहिए, किसके कारण, इनके द्रव्यमान के कारण। इनके कारण बच्चों, इनके द्रव्यमान के कारण, किसके कारण, इनके द्रव्यमान के कारण। लेकिन अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन कणों में केवल द्रव्यमान होता तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता, प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को आकर्षित करता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं, प्रयोगों में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं,
ठीक है। ऐसे मान लो ये कोई प्रोटॉन है, E+ मैं इसको लिख दूं, इसको भी मैं E+ लिख दूं, तो ये भी एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ऐसे प्रोटॉनों के बीच में भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों? प्रतिकर्षण बल। इसका मतलब और कोई भी है, इन कणों के साथ जुड़ा हुआ है, इन कणों में है, इनकी प्रॉपर्टी है, इनका एक गुणधर्म है जो द्रव्यमान से अलग है, क्योंकि द्रव्यमान होता तो आकर्षण बल ही लगता। तो और कुछ भी है इनके पास जिसके कारण ये प्रतिकर्षण लग रहा है, मतलब एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स जो है, जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, जो गुरुत्वीय बल नहीं है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इससे बहुत ताकतवर है, क्योंकि आपको पता है जो मोशन होता है, जो गति होती है, वो हमेशा परिणामी बल के कारण होती है, चाहे जितने मर्जी फोर्स लग रहे हो। तो फिर ये कंसेप्ट हमारे पास आया कि इन आवेशों, इन कणों के पास द्रव्यमान के अलावा एक प्रॉपर्टी और है जिसके कारण के बीच में एक फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है? वो प्रतिकर्षण बल है बच्चों, और उसको हमने नाम दे दिया वैद्युत बल। क्या नाम दे दिया इसको हमने? वैद्युत बल। तो जिसके कारण ये फोर्स लग रहा है उस प्रॉपर्टी का ही नाम है आवेश। उस प्रॉपर्टी का नाम ही क्या होता है बच्चों? आवेश होता है। क्लियर है? तो आवेश एक ऐसा गुणधर्म है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है पदार्थ की, कणों की, जिसके कारण वैद्युत बल लगता है। क्या लगता है बच्चों? वैद्युत बल लगता है। क्लियर है? तो हमने बात करी, हमने समझा कि आवेश का कंसेप्ट कैसे आया, हमने देखा, मैं थोड़ा समराइज करूं इसको, कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ऐसे प्रोटॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिकर्षण बल है किसके कारण? आवेश के कारण, मतलब द्रव्यमान के अलावा, द्रव्यमान से अलग है जो एक गुणधर्म है आवेश, उसके कारण इनके बीच में क्या लग रहा है बच्चों? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्लियर है? ओके। और ये जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो किसके कारण लग रहा है इनके बीच में? वैद्युत बल लग रहा है। ठीक है? ओके। तो ये विद्युत आवेश की हमने बात करी, तो चलो इसको थोड़ा हम और देखें क्या प्रयोग किए गए। ये बात क्लियर हो गई? फिर अपन आवेश को डिफाइन भी करेंगे इस तरह। ठीक है? तो बेटा इसकी थोड़ी अपन हिस्ट्री पढ़ें, आवेश का थोड़ा हम इतिहास पढ़ें, तो लगभग आप देखोगे 600 ईसा पूर्व, लगभग 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 600 वर्ष पूर्व, तो लगभग 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक था थैल्स, या उसे हम दार्शनिक भी बोल सकते हैं, दार्शनिक। ठीक है? विद्युत आवेश की बात हम कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक था हमारे पास थैल्स, या दार्शनिक हम इसको बोल सकते हैं। उसने क्या पाया? थैल्स ने क्या देखा? एक पदार्थ होता है बच्चों, एम्बर। ठीक है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम्बर, और हमारे इंटरनेशनल लैंग्वेज में तो ऐसे ही लिखेंगे, एम्बर। उसने क्या देखा कि जो एम्बर है, एम्बर क्या है? एक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? इसको लिख देता हूं मैं। एम्बर क्या होता है बच्चों? ये है एक पीले रंग का, आप नेट पे सर्च करना, गूगल पे, एम्बर, तो आप देखोगे वो पीले रंग का होता है। अगर आप एम्बर का इमेज देखोगे, फ़ोन तो सबके पास है ही, तो फ़ोन आप ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करना, नॉलेज के लिए, तो सर्च करना, गूगल करना एम्बर, AMBER, तो आपको वो पीले रंग का पदार्थ दिखेगा। तो यह पीले रंग का एक रेजिन पदार्थ होता है बच्चों। कैसा पदार्थ होता है? रेजिन पदार्थ। जो कहाँ पाया जाता है? बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। इनको कोई पूछता नहीं है वैसे नॉलेज के लिए। तो एम्बर क्या है? पीले रंग का रेजिन पदार्थ है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। ठीक है? तो उन्होंने क्या देखा? 600 ईसा पूर्व थैल्स ने
जो दार्शनिक थे उन्होंने देखा एम्बर, तो जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है, ऊन से क्या कर रहे हैं, रगड़ा जाता है, रब करना, तो थेल्स ने देखा कि जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसने एक प्रयोग करके देखा कि जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है तो इस एम्बर में क्या हुआ, जो हल्की वस्तुएं होती हैं, हल्की वस्तुएं जैसे सूखी पत्तियां, ठीक है, लकड़ी का बुरादा, हल्के कागज के टुकड़े, छोटे छोटे, टिनी, तो ये जो एम्बर है ऊन से रगड़ने पर ये इनको अपनी ओर आकर्षित करने लग गया, ऐसे ये पदार्थ है एम्बर, ठीक है, ऊन से रगड़ा हुआ, तो ये इनको अपनी ओर क्या करने लग गया, आकर्षित करने लग गया, हल्की हल्की वस्तुओं को। यानी एम्बर को ऊन से रगड़ने पर इसमें क्या आ गया, इसमें आकर्षण का गुण आ गया। किसका गुण आ गया, आकर्षण का गुण आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एम्बर को यूनानी भाषा में, इस एम्बर को यूनानी भाषा में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रम। एम्बर को यूनानी भाषा में क्या बोला, इलेक्ट्रम। और इस इलेक्ट्रम से ही जैसे हमारे जो शब्द हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, इन शब्दों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रम बोलते हैं, इसी से इलेक्ट्रॉन बना और इसी शब्द से क्या बनी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बनी। तो इस तरह उन्होंने देखा कि भाई रगड़ने से, रगड़ना यानी होता है घर्षण करना, रगड़ने से पदार्थ में किसका गुण आ जाता है, आकर्षण का गुण आ जाता है। और वो छोटे छोटे पदार्थों को, छोटे छोटे सूखी पत्तियां हैं, कागज के टुकड़े हैं, लकड़ी का बुरादा है, ठीक है, लेके आना, हमको को ऑनलाइन देखना मिलता है नहीं मिलता, इसको अपनी ओर आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो उसे बोला कि भाई अब जो अंबर है वो अंबर पहले जैसा नहीं रहा, और वो पढ़ने के बाद, क्लास लेने के बाद अब क्या हो गए, आवेशित हो गए, चार्ज्ड हो गए। अब बैटरी आपकी चार्ज्ड हो गई, ठीक है, अभी तक आपकी बैटरी डिस्चार्ज थी और जैसे ही क्लास लिया आपने तो आप क्या हो गए, चार्ज्ड हो गए। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने के लिए चार्ज्ड होना जरूरी है। तो अंबर अब जो पदार्थ है वो आवेशित हो गया, तो इसे बोलते हैं बच्चों घर्षण से आवेशन होना। घर्षण से आवेशन होना, तो एम्बर जो है वो आवेशित हो गया। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे ना, तो मैं बोल देता हूँ, ये तो मैं रफली, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो मैं इसको बोल देता हूँ जैसा आपको लिखना है। तो हेडिंग यहाँ पे डाल दिया होगा विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश में आप क्या लिखेंगे, तो 2-3 लाइन आप उसमें लिख लीजिए, ठीक है ना। और जैसे आपको पीडीएफ मिल जाती है तो मुझे बता देना, है ना, फिर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर आप केवल पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो विद्युत आवेश में हम इस चीज को लिख लेते हैं, तो आप लिखो विद्युत आवेश में, तो मैं बोल देता हूँ, ओके। तो ऐसे बोल देते हैं जैसे लिखा हुआ है कि लगभग 600 ईसा पूर्व वैज्ञानिक थेल्स या दार्शनिक थेल्स ने यह पाया कि एक अंबर या एम्बर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि यह पीले रंग का एक रेजिन पदार्थ है। एम्बर को ब्रैकेट में आप लिखेंगे पीले रंग का रेजिन पदार्थ है, जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ये आप एम्बर के ब्रैकेट में लिखेंगे। यह पीले रंग का एक रेजिन पदार्थ है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। ठीक है, तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, हेडिंग आपका है विद्युत आवेश।
उसमें लिखेंगे आप कि लगभग 600 ईसा पूर्व वैज्ञानिक या दार्शनिक फेल्स ने यह पाया कि जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है, जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्के पदार्थ जैसे सूखी पत्तियां, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, इनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रम कहते हैं। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रम कहते हैं और इस शब्द से ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन आदि की खोज हुई। यानी एम्बर को हमने इलेक्ट्रॉन बोल दिया एक तरीके से। इस शब्द से बना, इलेक्ट्रॉन से बना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, इस शब्द की खोज हुई। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये सब हमने इसमें लिखा। अब हम विद्युत आवेश की एक डेफिनेशन और मैं लिखवा देता हूं, लाइन चेंज करके लिखेंगे अपन। तो देखो बच्चों, वैसे तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो हमारा विद्युत आवेश है, उसकी अभी तक कोई ऑथेंटिक, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। लेकिन आवेश के बिहेवियर के हिसाब से, उसके गुणधर्मों के आधार पर उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको इतनी बातें लिखने के बाद आप लाइन चेंज करके लिखोगे क्या है विद्युत आवेश। देखो, तो मैं लिख देता हूँ इसकी एक डेफिनेशन एक तरीके से कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का, ठीक है ना बच्चों, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म है, एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण, ये लिखना है आपको, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण या विकिरणों का उत्पादन होता है, उत्पन्न होता है। तो इस तरह अपन विद्युत आवेश को हम डिफाइन करते हैं कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसमें हम देख सकते हैं, अब इसमें आपको ध्यान भी रखना है। तो आपने तो लिखा, देखो अब आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसे बनाएंगे अपन कि जैसे मान लो ये हमारा आवेश है, आवेश को मैं Q से शो कर रहा हूँ, आवेश को मैं किससे शो कर रहा हूँ, Q से। जैसे हम द्रव्यमान को किससे शो करते हैं, स्मॉल m से, ऐसे मैं आवेश को किससे शो कर रहा हूँ, Q से। ठीक है, तो बच्चों अगर मान लो हमारा जो आवेश है वो स्थिर है, कैसा है, स्थिर आवेश, अगर मान लो हमारा आवेश स्थिर है, स्थिर आवेश है, तो बच्चों इसके कारण क्या उत्पन्न होता है, इसके कारण उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र को हम किससे शो करेंगे, कैपिटल E वेक्टर। अगर आवेश स्थिर है, स्थिर आवेश है, तो इसे हम विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, यानी जो जनरेट होगा, जो फिनोमिना होगा, जो प्रभाव होगा स्थिर आवेश का, या स्थिर आवेश के कारण जो क्षेत्र बनेगा उसे हमने क्या बोल दिया, विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, अगर हमारा आवेश अब स्थिर नहीं रहा, वो गतिशील हो गया, सपोज करो गतिशील हुआ, लेकिन इसका जो वेग है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि कोई कण गति कर रहा है तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो नियत वेग से गति करे, या फिर जिससे आप जैसे दूसरे की मोटरसाइकिल लेके जाते हो और स्पीड को बढ़ा बढ़ा के कम करके चलाते हो, वैसे गति करे, यानी एक्सीलरेट करे, उसका वेग नियत नहीं हो। तो पहली मैं स्थिति जो ले रहा हूँ वो क्या है कि उसका जो आवेश है कण का,
वो नियत वेग से गतिशील है। नियत वेग से गतिशील हो आवेश, बड़ा आवेश गतिशील हो, समझ रहे हो ना? ये कोई पार्टिकल है, उस पर आवेश है, वो गतिशील है। तो मैं ऐसा बोलूँगा आवेश गतिशील है, मतलब कण गतिशील है, कण पर चार्ज है, कण पर आवेश है। तो ये आवेश हमारे पास है, नियत वेग से गतिशील है। तो बच्चों देखो विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, कैपिटल ई वेक्टर का मतलब विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ अब क्या बनने वाला है? अब बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड। बी वेक्टर से इसको हम शो करेंगे, कैपिटल बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर नियत वेग से गतिशील आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। और बच्चों एक तीसरा केस अगर मैं लूं कि अब ये नियत वेग से गतिशील नहीं हो, ये जो आवेश है उसका वेग नियत नहीं हो, नियत वेग से गतिशील नहीं हो, यानी इसको नाम देंगे त्वरित आवेश। क्या नाम देंगे इसको? इसको नाम देंगे त्वरित आवेश, एक्सीलरेटेड चार्ज। तो त्वरित आवेश अगर होगा तो क्या क्या बनेगा? देखो विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, ठीक है, बिल्कुल कॉपी में ऐसे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। और साथ साथ जो से डेफिनेशन में दिख रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, अगर त्वरित आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, और साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी क्या होगा? उत्पादन होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी क्या होगा? उत्पादन होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो अगर हमारा आवेश त्वरित है, त्वरित आवेश हमारे पास अगर है तो विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, और साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी उत्पादन होगा। समझ गए ना? तो ये हमारी आवेश को इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए? दोबारा देखिए, विद्युत आवेश का मतलब क्या है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का, किसी मैटर का एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, और विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी उत्पादन होता है। क्लियर है? फिर हमने कंडीशन देखी कि भाई क्या एक साथ ऐसा हो सकता है, तीनों बातें एक साथ हो सकती हैं, या क्या हमेशा एक साथ तीनों बातें होंगी? तीनों बातें कौन कौन सी? विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन, एमिशन ऑफ ईएमडब्ल्यू वे। तो हमने देखा कि एक साथ भी हो सकता है, कुछ दो भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। तो अगर मान लो आवेश स्थिर है, अगर आवेश कैसा है? स्थिर है, स्थिर आवेश है, तो बच्चों स्थिर आवेश के कारण केवल और केवल क्या जनरेट होगा? विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। स्थिर आवेश के कारण केवल क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। अगर नियत वेग से गतिशील है, आवेश गतिशील है, कण गतिशील है जिस पर आवेश है, अगर नियत वेग से गतिशील होगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। और अगर त्वरित आवेश हो, यानी उसका वेग नियत नहीं हो, कोई कण है, गति कर रहा है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, आवेश चेंज नहीं होता, आवेश तो वही रहेगा। कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, वो प्रोटॉन नहीं बनेगा, वो न्यूट्रॉन नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। पढ़ेंगे कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, कण की गति पर निर्भर नहीं करता। तो Q जो है अगर नियत वेग से गतिशील नहीं हो तो उसको मैंने क्या नाम दिया? इसको त्वरित आवेश नाम दिया। तो ये विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, और विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो ये बात हमारे आवेश की है। तो कई बार इतना लिख लिया ना आपने, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या है, तो आंसर क्या रहेगा? स्थिर आवेश, स्रोत जिसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है? गतिशील आवेश, क्योंकि स्थिर आवेश से चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन सकता, गतिशील आवेश होगा तभी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। गतिशील आवेश से विद्युत क्षेत्र भी बन रहा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए गतिशील होना जरूरी नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र स्थिर आवेश से भी बन सकता है। और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए, इनके उत्सर्जन के लिए क्या जरूरी है? आवेश का त्वरित होना। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आप नीचे क्या लिखेंगे, जो एक एक नंबर में पूछ लेते हैं एग्जाम में। और देखो आगे जो ये पैंडेमिक चल रहा है, आगे एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो सकता है।
ऑब्जेक्टिव भी पेपर आपके हो सकते हैं अगर आगे थोड़ा ये चलता रहा तो कोरोना। क्लियर है ना? तो आपको उसी तरह एनसीईआरटी के हिसाब से सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि अगर मैं लिखूँ एग्जाम इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं विद्युत क्षेत्र का स्रोत, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का स्रोत, तो हम लिख सकते हैं स्थिर आवेश। विद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या हो गया? स्थिर आवेश। ठीक है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या लिखेंगे बच्चों? गतिशील आवेश। स्रोत का मतलब है जिसके बिना बात नहीं बनेगी। इसका मतलब है गतिशील आवेश से विद्युत क्षेत्र बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो आवेश होना जरूरी है। स्थिर आवेश हो, इसका मतलब क्या हुआ? किस तरह का न्यूट्रॉन है तो उससे विद्युत क्षेत्र बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन एक कैसा कण है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, न्यूट्रल। तो ये केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही लगाएगा। ठीक है, दूसरे न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान के कारण। ठीक है, वो बातें पढ़ेंगे अब नाभिकीय बल वगैरह। तो विद्युत क्षेत्र का स्रोत हो गया स्थिर आवेश, आवेश होना जरूरी है विद्युत क्षेत्र के लिए। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत हो गया गतिशील आवेश। और हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्सर्जन के लिए, विद्युत चुंबकीय अगर विकिरण की बात करें कि हमें तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उत्पादित करना है, उत्पन्न करना है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए इसका जो स्रोत होगा, इसका सोर्स होगा, वो क्या होगा? त्वरित आवेश। तो ये सब बातें आपको लिखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है बच्चों? समझ गए बिल्कुल आप? तो ये हमने विद्युत आवेश की डेफिनेशन पढ़ी, विद्युत आवेश की थोड़ी हमने हिस्ट्री पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हम सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। थोड़ी बहुत बात हमने इसमें की इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भाई आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बारे में कैसे बताया कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई पॉजिटिव वस्तु है, कोई नेगेटिव है। ऐसा क्या होता है कि एक पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। किसी भी पदार्थ की बात करें, परमाणु की बात करें, तो वो जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है चार्ज की, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, वो अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसको आप पढ़ना, इसको लिखना, इसको समझना और कमेंट करके मुझे बताना। और जो भी इस चैनल पर नए हो, नए बच्चे इन द सेंस जिन्होंने पहले सब्सक्राइब इसको नहीं करा, या कोई और बच्चे हो स्कूल के अलावा, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो बहुमूल्य सुझाव हैं वो भी इस पर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, बाय।